फ्रेंड्स, आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का पार्ट 1। ठीक है, जो कि चैप्टर है साउंड, ध्वनि है। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे ध्वनि से रिलेटेड कुछ चीज़ें। ठीक है, तो आज ये आपका जो चैप्टर है वो है क्लास 9 का पार्ट 1 साउंड। ठीक है, साउंड चैप्टर है आपका, उसको पढ़ेंगे आज। दो ध्वनि क्या होती है इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पढ़ाई ध्यान से। ध्वनि सबसे पहले हेडिंग होगी आपकी ध्वनि। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ध्वनि एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसका ज्ञान हमें कानों से होता है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका ज्ञान हमें कानों से होता है। ठीक है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका ज्ञान हमें कैसे? कानों से होता है। अच्छा, ये जो ध्वनि है, ध्वनि दो प्रकार की होती है। एक होती है तीक्ष्ण ध्वनि और दूसरी होती है मधुर ध्वनि। एक तीक्ष्ण ध्वनि, दूसरी क्या होती है? मधुर ध्वनि। तीक्ष्ण ध्वनि किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को अप्रिय लगे। ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को अप्रिय लगे उसे कहा जाता है तीक्ष्ण ध्वनि। और ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को प्रिय लगे उसे कहा जाएगा मधुर ध्वनि। तो ये तीक्ष्ण ध्वनि और मधुर ध्वनि हो गई। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका ज्ञान हमें कानों से होता है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका ज्ञान हमें कानों से होता है। और ध्वनि दो प्रकार की होती है, एक तीक्ष्ण ध्वनि होती है, एक मधुर ध्वनि होती है। तीक्ष्ण ध्वनि ऐसी ध्वनि होती है जो हमारे कानों को नुकसान और अच्छी नहीं लगती है, उसे कहा जाता है तीक्ष्ण ध्वनि। और मधुर ध्वनि ऐसी ध्वनि होती है जो हमारे कानों को प्रिय लगती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हेडिंग होगी ध्वनि की उत्पत्ति का कारण। तो ध्वनि की उत्पत्ति का कारण क्या होगा कि ध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? तो ध्वनि जो होती है किस कारण उत्पन्न होगी? तो मैंने आपको बताया कि ध्वनि जो होती है वो क्या होती है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका ज्ञान हमें किससे होता है? कानों से होता है। ठीक है, ध्वनि जो होती है दो प्रकार की होती है। एक क्या होती है? तीक्ष्ण ध्वनि, दूसरी क्या होती है? मधुर ध्वनि। ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को अप्रिय लगे तीक्ष्ण ध्वनि, और ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को प्रिय लगे मधुर ध्वनि कहलाती है। अच्छा, ध्वनि की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ध्वनि की उत्पत्ति का कारण क्या है? देखिए, ध्वनि सदैव कंपनों के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि सदैव किसके कारण? ध्वनि सदैव कंपनों के कारण उत्पन्न होती है, कंपनों के कारण। अच्छा, ध्वनि बगैर कंपनों के उत्पन्न नहीं होती। जब किसी वस्तु में कंपन होते हैं, जब किसी वस्तु में क्या होते हैं? कंपन होते हैं, तो वहां से क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि जो होती है वो कंपनों के कारण उत्पन्न होती है। तो ध्वनि की उत्पत्ति का कारण है कंपन। तो किसी वस्तु में जब कंपन उत्पन्न होते हैं, या जब किसी वस्तु में कंपन होते हैं, जब हम इसको चोट मारे ना, इसको धक्का मारे, आघात मारे, तो ये वस्तु क्या करने लगेगी? कंपन करने लगेगी। जब इस वस्तु में कंपन होंगे तो वहां से क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि। तो ध्वनि की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ध्वनि की उत्पत्ति का कारण है कंपन। तो ध्वनि सदैव कंपनों के कारण उत्पन्न होती है, बगैर कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। तो ध्वनि की उत्पत्ति का कारण है कंपन। क्या है? कंपन कारण है। ध्वनि की उत्पत्ति का कारण कंपन है। कंपन क्या होता है कि कोई वस्तु के कण या पार्टिकल, किसी वस्तु के कण या पार्टिकल अपनी माध्य स्थिति को बार बार दोहराते हैं, क्या कहलाते हैं? कंपन कहलाते हैं। ठीक है, कोई वस्तु के कण या उसमें परमाणु अणु जो भी वस्तु होते हैं उसमें क्या होते हैं? कणों से मिलकर और परमाणु से बने होते हैं। अब क्या होता है, जब किसी वस्तु को आप झटका मारते हैं तो वह वस्तु अपनी माध्य स्थिति को बार बार दोहराने लगती है। जैसे कोई धातु की पत्ती इस प्रकार से जब आप उसको दबाकर छोड़ेंगे तो ये क्या करने लगेगी? ये कंपन करने लगेगी। तो इसी को क्या कहा जाता है? कंपन कहा जाता है। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति को बार बार दोहराए उसी को क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। तो ध्वनि जो उत्पन्न होती है उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है कंपन। बगैर कंपनों के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। तो ध्वनि की उत्पत्ति का कारण क्या है? कंपन है। ध्वनि सदैव कंपनों के कारण उत्पन्न होती है,
बगैर कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, कंपन क्या होता है? कोई वस्तु की अपनी माध्य स्थिति बार बार दोहराए, कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति को बार बार दोहराए, उसे क्या कहा जाता है? कंपन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाएगा? कंपन कहा जाएगा। इस बात को क्या करेंगे? याद रखेंगे। अच्छा, इसके बाद ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे ध्वनि का संचरण। क्या पढ़ेंगे? ध्वनि का संचरण। और बगैर माध्यम देखिए ध्वनि का संचरण पढ़ेंगे तो एक बात आपको पता चल गई कि ध्वनि की उत्पत्ति का कारण क्या है? कंपन। ध्वनि सदैव कंपनों के कारण उत्पन्न होती है। अब पढ़ेंगे ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण। तो ध्वनि का संचरण क्या होता है? ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना ध्वनि का क्या कहलाता है? संचरण कहलाता है। कि आप लोग जो कभी आपसे कुछ दूर व्यक्ति अगर बोल रहा है तो उसको आपकी आवाज सुनाई देगी या आपको उसकी आवाज सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि ध्वनि का ट्रांसफर हो रहा है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है। इसी को कहा जाएगा ध्वनि का संचरण। तो ध्वनि का संचरण किसे कहेंगे? ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ध्वनि संचरण कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ध्वनि जो संचरित होती है वो बगैर माध्यम के नहीं हो सकती। तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ठोस हुआ, द्रव हुआ और गैस हुआ। ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में ध्वनि क्या होती है? संचरित होती है। ध्वनि का संचरण क्या पढ़ा आपने? कि ध्वनि जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है इसी को कहा जाता है ध्वनि का संचरण। तो ध्वनि और जो ध्वनि है वो क्या होती है? बगैर माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाती। तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बगैर माध्यम के ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाती है। माध्यम तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। कोई भी ध्वनि जो है तीनों माध्यमों में ट्रेवल करती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में ध्वनि चलती है। तो ध्वनि का संचरण क्या होगा? ध्वनि एक स्थान से जब दूसरे स्थान जाती है इसी को कहा जाता है ध्वनि का संचरण। और ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे माध्यम ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। तो बगैर माध्यम ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। बगैर माध्यम के ध्वनि को आप उत्पन्न नहीं कर सकते। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान बगैर माध्यम के ट्रेवल नहीं कर सकते। तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तभी जाएगी जब बीच में कोई माध्यम होगा। हवा, ठोस, द्रव कुछ भी हो, माध्यम होना चाहिए। चंद्रमा पर देखिए कोई माध्यम नहीं है। चंद्रमा पर क्या है? चंद्रमा पर हवा नहीं है, इसलिए आप चंद्रमा पर चाहे जितनी तेज चिल्लाएंगे आप एक स्थान से ध्वनि दूसरे स्थान तक नहीं ले जा पाएंगे। मतलब चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्रमा पर कोई प्रकार की गैस नहीं है। तो आप चंद्रमा पर चाहे जितनी तेज चिल्लाएंगे आपकी ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएगी। अगर दो पर्सन अर्थात दो व्यक्ति हैं चंद्रमा पर, वो अगर ऐसे ही बात करेंगे तो उनकी आवाज एक दूसरे को सुनाई नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ध्वनि का संचरण नहीं है वहां पर। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, अर्थात वहां पर गैस और वायु नहीं है। इसलिए ध्वनि का संचरण सदैव किसमें होता है? माध्यम में होता है। माध्यम तीन प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। अर्थात सबसे तेज चलती है ध्वनि ठोस में, उसके बाद द्रव में और सबसे ज्यादा धीमी चलती है गैस में। और वैक्यूम अगर है तो वहां पर ध्वनि चलती ही नहीं है। जहां पर वैक्यूम अर्थात निर्वात होगा वहां पर ध्वनि का संचरण नहीं हो पाएगा। तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है। और सबसे ज्यादा तेज चलती है ध्वनि ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम चलती है ध्वनि किसमें? गैस में। ठीक है। तो ध्वनि का संचरण आप लोग ने पढ़ा क्या कि ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ध्वनि संचरण कहलाता है। और ध्वनि जो होता है बगैर माध्यम के ट्रेवल नहीं कर सकती। बगैर माध्यम के ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाती। और ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या होना चाहिए? ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम होना चाहिए, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो और चाहे गैस हो। तो तीनों माध्यम में से कोई एक माध्यम होगा। और सबसे तेज ठोस में, फिर चलती है द्रव में और सबसे धीमे क्या चलती है?
गैस में। तो ये था ध्वनि का संचरण। ये क्या था? ध्वनि का संचरण। ठीक है, ये क्या था? ध्वनि का संचरण। सबसे पहले पढ़ेंगे वायु में ध्वनि का संचरण। देखिए वायु में ध्वनि का कैसे होता है संचरण, फिर पढ़ेंगे ठोस में ध्वनि का संचरण, फिर पढ़ेंगे गैस में। उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आवृत्ति किसे कहा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे आवृत्ति की। आवृत्ति क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। आवृत्ति किसे कहते हैं? देखिए कोई घूमती हुई वस्तु थी, कोई वस्तु है ये क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, या फिर कोई दोलन करती हुई वस्तु, या फिर कोई दोलन करती हुई वस्तु, कोई घूमती हुई वस्तु या फिर दोलन करती हुई वस्तु, जैसे झूला। ठीक है, कोई घूमती हुई वस्तु या फिर दोलन करती हुई वस्तु एक सेकेंड में जितने चक्कर पूरे करती है उसे उस वस्तु की आवृत्ति कहते हैं। कोई घूमती वस्तु या फिर दोलन करती हुई वस्तु या फिर कंपन करती हुई वस्तु, या फिर क्या करती हुई, कंपन करती हुई वस्तु एक सेकेंड में जितने चक्कर पूरे करती है उसे उस वस्तु की आवृत्ति कहते हैं। इसे F या N से प्रदर्शित करते हैं। इसे F या N से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिए आवृत्ति किसे कहेंगे, कोई घूमती वस्तु या फिर दोलन करती हुई वस्तु या फिर कंपन करती हुई वस्तु एक सेकंड में जितने चक्कर पूरे करती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसे F या N से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है चक्कर प्रति सेकेंड, ठीक है, या साइकिल प्रति सेकेंड, या फिर केवल प्रति सेकेंड, या फिर हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज। तो आप लोग याद रखेंगे कि आवृत्ति किसे कहेंगे, कोई घूमती हुई वस्तु या फिर दोलन करती हुई वस्तु या फिर कंपन करती हुई वस्तु एक सेकंड में जितने चक्कर पूरे करती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसे F या N से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक चक्कर प्रति सेकंड या साइकिल प्रति सेकंड या प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज होता है। ठीक है, या फिर हर्ट्ज होता है। जैसे अगर कोई घूमती वस्तु एक सेकंड में 50 चक्कर पूरे कर रही है तो उसकी आवृत्ति हुई 50 हर्ट्ज। अगर कोई घूमती वस्तु एक सेकंड में 200 चक्कर पूरे कर रही है तो उसकी आवृत्ति हो गई 200 हर्ट्ज। तो एक बात याद रखेंगे, कोई घूमती वस्तु या फिर दोलन करती हुई वस्तु या फिर कंपन करती हुई वस्तु एक सेकंड में जितने चक्कर पूरे करती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर बात चल रही थी क्या, यहाँ पर बात चल रही थी आवृत्ति की, ये था फ्रीक्वेंसी के बारे में। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे आवर्तकाल की। किसकी बात करेंगे, आवर्तकाल की। तो आवर्तकाल को हम इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड। तो ये होता है टाइम पीरियड, ठीक है। तो आवर्तकाल किसे कहते हैं, टाइम पीरियड। अच्छा, ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए। तो हम बात क्या कर रहे थे, आवृत्ति किससे पहले, अब बात करेंगे हम आवर्तकाल की। तो आवर्तकाल क्या होता है, ध्यान सुनिए। तो आवृत्ति में बताया कि कोई वस्तु एक सेकंड में जितने चक्कर पूरे करती है उसे उस वस्तु की आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात होगा आवर्तकाल। तो आवर्तकाल किसे कहेंगे, कोई घूमती वस्तु या दोलन करती हुई वस्तु या फिर कंपन करती हुई वस्तु एक चक्कर में जितना समय लेती है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। अगर कोई घूमती वस्तु या फिर दोलन करती हुई वस्तु या फिर कंपन करती हुई वस्तु एक चक्कर में जितना समय लेती है उसे उसका क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर में जितना समय लेती है उसे उसका क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। इसे T से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक होता है सेकेंड,
इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो कोई घूमती वस्तु या फिर दोलन करती हुई वस्तु या फिर कंपन करती हुई वस्तु एक चक्कर में जितना समय लेती है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक सेकेंड होता है। तो अगर कोई वस्तु एक चक्कर में अगर 1 मिनट लेता है तो उसका आवर्तकाल 1 मिनट हुआ। अगर कोई वस्तु एक चक्कर में 5 सेकंड लेता है तो उसका आवर्तकाल 5 सेकंड हुआ। मतलब कोई घूमती वस्तु या फिर दोलन करती हुई वस्तु या फिर कंपन करती हुई वस्तु एक चक्कर में जितना समय लेती है उसे आवर्तकाल कहते हैं, और 1 सेकंड में जितने चक्कर पूरे करती है उसे उसकी क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। ठीक है, आवर्ती को n से और आवर्तकाल को t से व्यक्त करते हैं। आवर्तकाल को किससे व्यक्त करते हैं, t से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो आपको पता चल गया आवृत्ति किसे कहते हैं। आवृत्ति किसे कहते हैं, कोई घूमती वस्तु या फिर दोलन करती वस्तु 1 सेकंड में जितने चक्कर पूरे करती है उसे आवृत्ति कहते हैं, इसे n से व्यक्त करते हैं। आवर्तकाल किसे कहते हैं, कोई घूमती वस्तु या फिर दोलन करती हुई वस्तु या फिर कंपन करती हुई वस्तु एक चक्कर में जितना समय लेती है उसे आवर्तकाल कहते हैं, इसे t से व्यक्त करते हैं। अब हेडिंग डालेंगे आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध। आवर्तकाल में संबंध, तो आवर्ती और आवर्तकाल में संबंध का जो सूत्र होता है वो होता है n बराबर 1/t, यानी n बराबर 1/t। इसको लिखेंगे आवृत्ति बराबर 1 क्या होता है, आवर्तकाल। तो आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, तो n बराबर 1/t, ये होता है आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध का सूत्र। तो आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध का सूत्र क्या होता है, n बराबर 1/t। तो आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, तो आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। ठीक है, तो आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, n बराबर 1/t। ये आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध का क्या है, सूत्र है। आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध का क्या होता है, सूत्र। ठीक है, ये बात क्या करेंगे, याद रखेंगे। अच्छा, अब बात करेंगे तरंग की, कि ध्वनि जो होती है वो तरंग के रूप में चलती है। ध्वनि जो होती है वो किसके रूप में चलती है, तरंग के रूप में चलती है। ठीक है, तरंग किसे कहते हैं, इसको सुनेंगे। तरंग को इंग्लिश में कहा जाता है वेव। तो वेव जो होता है वो क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, वेव। तो तरंग जो होता है वो किसे कहते हैं, वेव। तो तरंग किसे कहा जाएगा, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, तरंग क्या है, एक ऐसी क्रिया है जो क्या होता है, एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, परंतु माध्यम के कण वहीं पर बने रहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक तालाब में जब हम किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो क्या होता है, तालाब में कुछ क्या हलचल उत्पन्न होती है। जब किसी तालाब में हम क्या करते हैं, पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं, उस तालाब में क्या होती है, कुछ इस तरीके से क्या उत्पन्न होती है, हलचल उत्पन्न होती है। अगर यहाँ पर हम सोखते का टुकड़ा रख दें तो क्या वो सोखते का टुकड़ा आगे जाएगा, नहीं। वो सोखते का टुकड़ा अपने ऊपर नीचे क्या करेगा, गति करेगा। वो सोखते का टुकड़ा ऊपर नीचे क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। मतलब कि जब आप पत्थर का टुकड़ा फेंका अपने तालाब में तो वहां पर एक डिस्टरबेंस, एक हलचल और एक विक्षोभ उत्पन्न हुआ। जब कभी भी तालाब के किनारे से आप किसी पत्थर के टुकड़े को तालाब में फेंकेंगे तो उस तालाब में एक डिस्टरबेंस, एक हलचल और एक विक्षोभ उत्पन्न होगा। ये विक्षोभ जो है तालाब के किनारे अंत तक चला जाता है। ये विक्षोभ तालाब के किनारे अर्थात अंत तक चला जाता है। अच्छा, अगर हम इस विक्षोभ पर सोखते का टुकड़ा रख दें, क्या वो विक्षोभ के साथ चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उस विक्षोभ पर जो सोखते का टुकड़ा रखोगे वो टुकड़ा ऊपर नीचे अपनी ही स्थिति पर गति करेगा। अर्थात तरंग तो एक स्थान से दूसरे स्थान चली जा रही है, परंतु माध्यम का कण अर्थात सोखते का टुकड़ा वहीं पर बना रहता है। तो तरंग क्या होती है, तरंग एनर्जी को ले जाने का एक ऐसा साधन है, तरंग ऊर्जा को ले जाने की एक ऐसी युक्ति और एक ऐसा साधन है जिसके कारण एनर्जी तो एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, परंतु माध्यम का कण वहीं पर बना रहता है, परंतु माध्यम का कण
वहीं पर बना रहता है, क्या कहलाता है, तरंग कहलाती है। तो तरंग एनर्जी को ले जाने की एक ऐसी विधि है, एक ऐसा माध्यम है, तरंग एनर्जी को ले जाने का एक ऐसा जरिया, एक ऐसा माध्यम है जिसमें ऊर्जा तो एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, परंतु माध्यम के कण वहीं पर बने रहते हैं। क्या कहलाती है, तरंग कहलाती है। तो तरंग जो है क्या होती है, एक ऐसी तरंग ऊर्जा को ले जाने का एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण ऊर्जा तो एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, परंतु माध्यम के कण वहीं पर बने रहते हैं। क्या कहलाता है, तरंग कहलाती है। ठीक है, तो इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे। तरंग दो प्रकार की होती है। तरंग क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है यांत्रिक तरंग, दूसरा होता है नंबर एक क्या होता है, यांत्रिक तरंग होता है। ठीक है, नंबर एक तरंग देखिए तीन प्रकार का होगा। नंबर एक यांत्रिक तरंग, क्या होगा, यांत्रिक तरंग। ठीक है, दूसरा होगा द्रव्य तरंग, क्या होगा, द्रव्य तरंग। और तीसरा होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। या तो आप दूसरा कर लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, और तीसरा कर देते हैं नंबर एक यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, और तीसरा होता है द्रव्य तरंग। तो तरंग जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। नंबर एक यांत्रिक तरंग, नंबर दो विद्युत चुंबकीय तरंग, और नंबर तीन द्रव्य तरंग। यांत्रिक तरंग जो होता है वो दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, नंबर दो क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग। तो तरंग जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। नंबर एक यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग और द्रव्य तरंग। और यांत्रिक तरंग दो प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे आज इतने लेक्चर में, बाकी अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा।